तो बच्चों आज हम आ गए क्लास 11th का चैप्टर लेके जिसका नाम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसमें हम बच्चों बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.1 मतलब पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। उससे जस्ट पहले हम कुछ क्लास 9th और 10th के कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, ये सोचते हुए कि कुछ लोगों के मे बी पॉसिबल बेसिक्स बहुत क्लियर ना हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों शुरुआत करते हैं लेक्चर की। बच्चों इस लेक्चर में हमें एक बात जाननी है कि हमारे पास मान लीजिए एक एक्सिस है, एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, जिसको हम अपने आम भाषा में बच्चों बुलाते हैं वाई एक्सिस। क्या बुलाते हैं बच्चों? इसको हम बुलाते हैं बच्चों, ये हमारी वाई एक्सिस होती है बच्चों। ठीक है, वाई एक्सिस होती है। ऐसी हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी होती है बच्चों, नोन एज एक्स एक्सिस। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी होती है नोन एज एक्स एक्सिस। ठीक है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसको हम बुलाते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस कहते हैं जिसको। बात करते हैं बच्चों कि ये दोनों जो प्लेन्स हैं एक पॉइंट पे एक दूसरे से टकराते हैं, एक पॉइंट पे एक दूसरे से टकराते हैं, नोन एज ओरिजिन। इस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? ओरिजिन बुलाते हैं। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं बच्चों, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। अच्छा, कुछ बातें इसमें और जाननी है। मैंने कहा ये जो दोनों की दोनों एक्सिस हैं, ये हमारे प्लेन को, ये पूरा देखो, ये जो पूरा मेरा बोर्ड है, पूरा बोर्ड है, सब कुछ है, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन था। ये हमारे कार्टेशियन प्लेन को दोनों एक्सिस चार हिस्सों में डिवाइड करती है, नोन एज क्वाड्रेंट्स। द टॉप राइट क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट बच्चों इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बुलाते हैं बच्चों हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट बुलाते हैं। इस क्वाड्रेंट को बच्चों हम लोग बुलाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बुलाते हैं बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। बॉटम लेफ्ट को बुलाते हैं बच्चों हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों। और इसको हम बुलाते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, कुछ ये बेसिक बातें हैं जो हमने क्लास 9th में सीखी थी बच्चों। इसी के बारे में एक बात और हम तुम्हें यहां पे क्लियर कर दें। हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने क्लास 9th और 10th में चैप्टर पढ़ा था, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे, एक्स कॉमा वाई एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखे होते थे। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब होता है कि कुछ दो नंबर्स जब फिक्स्ड ऑर्डर में लिखे हो, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? टू नंबर्स रिटन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। इन दोनों नंबर में से बच्चों जो पहला आगे वाला नंबर है, ये वाला एक्स वाला, ये बच्चों हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारे इस प्लेन का, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और जो दूसरा सेट है, दूसरा नंबर है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चों। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों एक और बात इसके बारे में बोली जाती है कि एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ लोग एब्सिसा भी बुलाते हैं, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को कुछ लोग ऑर्डिनेट भी बुलाते हैं, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है ना, ऑर्डिनेट भी बुलाया जाता है इसको, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट भी बुलाया जाता है। ठीक है, अब यहां सुनो बच्चों बात को, इतना पता चल गया। कुछ बेसिक जानकारियां हम लोग को और हैं जो हम यहां पे हासिल करेंगे। क्या बच्चों? क्या वैसे उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को ये बातें पता होती हैं, लेकिन फॉर कि कुछ बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगती है, इन्हीं बेसिक कंसेप्ट नहीं आने की वजह से सीधे चीजों को वो अप्लाई नहीं कर पाते, तो इसी वजह से बतानी पड़ रही है। मैंने कहा अगर कोई भी पॉइंट हमारी इस एक्स एक्सिस में लाई करेगा, मान लो कहीं यहां पे,
मैंने कहा फॉर श्योर ऐसा होगा कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कॉमा इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में अगर हुआ, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में लेट करोगे बच्चों, किस फॉर्म में होता है वो, इज ऑफ द फॉर्म x, 0 बच्चों, उसका y कोऑर्डिनेट बच्चों 0 होता है। बात ध्यान से सुनोगे, इज दिस फॉर्म दैट इज इट्स y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी कहते हैं उसे, y कोऑर्डिनेट इज 0, ऐसा कहा जाता है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों एक बात और कही जाती है, इसी तरीके से एक बात और कही जाती है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में कहीं पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, समथिंग। तो मैंने कहा एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, मैंने कहा एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y, 0, y, that is its x coordinate is 0, its x coordinate is 0। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं बच्चों, ये बहुत बेसिक ध्यान रखने वाली बातें। तो एक काम करोगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लोगे, हम कुछ सेकंड्स के लिए साइड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो बच्चों। तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। इसके बाद बच्चों अब हम जानेंगे, या ये जो हमने कंसेप्ट अभी जाना ना, ये जो लिखा हुआ है ये क्लास 9th का बच्चों आप लोग का कंसेप्ट है, 10th का नहीं है, ये 9th में आप लोगों ने सीखा था, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों 10th में हम लोगों ने क्या सीखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बच्चों हमने 10th में सीखा एक डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या सीखा हमने 10th में, एक फॉर्मूला सीखा नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, उस डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने क्या सीखा था, हमने उस डिस्टेंस फॉर्मूला में यह सीखा था बच्चों कि हमारे पास दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ए होगा जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 होंगे, और हमारे पास एक और पॉइंट होगा बी पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 होंगे। हमने ये सीखा था बच्चों, और इसके बीच की दूरी निकाली थी वहां पे हमने क्या निकाली थी बच्चों, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली थी। तो हमने वहां जाना था कि ए बी जो पॉइंट है इसके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों हमने क्लास 10th में एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला जाना था, जो तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्लास 10th में एक और चीज जानी थी बच्चों, नोन एज सेक्शन फॉर्मूला, नोन एज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और हमने वहां क्या किया था बच्चों, हमने वहां दो पॉइंट्स लिए थे ए और बी, इसी तरीके से जैसे कि हमने अभी ऊपर लिए हैं, यही पॉइंट्स कुछ इसी तरीके से हमने वहां भी लिए थे, ठीक है। हमने फिर से सेम चीज ले ली बच्चों, ठीक है, हमने फिर से सेम चीज यहां पे भी ले ली है, और ध्यान से सुनेंगे बच्चों इस बात को, ठीक है ना। तो मैंने कहा मान लो ये मेरा एक लाइन है ए बी, बीच में एक पॉइंट आया बच्चों पी, बीच में एक पॉइंट आया बच्चों क्या, जिसका नाम है पी। पी एक पॉइंट आया जिसके कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। हमारा P एक पॉइंट आया जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा लेट कर लेते हैं, मैंने कहा लेट अ पॉइंट P, लेट अ पॉइंट P whose coordinates are x, y divide a x1, y1 and b, ठीक है, एंड b x1, y1
एंड बी x2 कॉमा y2 इन द रेशियो m रेशियो n। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों? इन द रेशियो m रेशियो n में, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, ब्रैकेट में एक चीज लिख दी बच्चों, लेकिन कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। लेकिन क्योंकि ना बच्चों एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है किसी पॉइंट का, जो कि हमें अभी यहां पे नहीं पढ़ना। हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट इंटरनल डिवीजन ही है इस चैप्टर में। हमें एक्सटर्नल डिवीजन से बहुत मतलब नहीं है, ऑल्दो फॉर्मूले ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, साइंस के फर्क होते हैं वहां पे, लेकिन इतना जानने की जरूरत अभी फिलहाल इंस्टेंट नहीं है बच्चों हम लोगों को। तो मैंने कहा यहां पे हमें क्या पढ़ना है? इस P पॉइंट के ये x, y पॉइंट जो है इसके बारे में पढ़ना है कि इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है। फॉर्मूला होता है बच्चों कि इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट जो है बच्चों my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है बच्चों। इसका x और y कोऑर्डिनेट को रिलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कहते हैं अगर कोई लाइन है ए बी, उसको एक पॉइंट है P या मान लो C कुछ भी, जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं और वो उसको m रेशियो n में अगर डिवाइड करता है तो उसके x और y कोऑर्डिनेट की ये वैल्यूज होती हैं जो तुम्हारे सामने लिखी हैं बच्चों बहुत क्लियरली। अच्छा, एक और चीज बच्चों यहां जाननी है। मैंने कहा एक स्पेशल केस होता है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला का, जो हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। एक स्पेशल केस होता है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला का, जो हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है सुनना, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। उसमें क्या होता है बच्चों, सुनना बात ध्यान से। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होता है बच्चों? सुनना, स्पेशल केस में देखो, मान लो ये जो मेरे पॉइंट्स हैं ये वाले, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं उस तरफ को ताकि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। मैंने कहा मान लो एनी हाउ, किसी तरीके से, मान लो किसी तरीके से ये P बिकम्स मिड पॉइंट। मैंने कहा इफ P x, y जो है, इफ P x, y जो है इज मिड पॉइंट, क्या बन जाता है बच्चों? किसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट बन जाता है। दैट इज, इसका मतलब होता है मिड पॉइंट बन जाता है, इसका मतलब होता है m बराबर n हो जाता है। m बराबर n, रेशियो बराबर हो जाते हैं 1:1 या 2:2 जो कट करके 1:1 ही आएंगे, या 3:3 जो कट करके 1:1 आएंगे। ठीक है, दैट इज m बराबर n हो जाता है, ऐसा कह लो, या ऐसा कह लो कि रेशियो जो हो जाता है वो 1:1 हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हो, रेशियो 1:1 हो जाता है। ऐसे केस में बच्चों कहते हैं ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं इस अगर फॉर्मूले में डाल दूं और m और n की वैल्यू 1 डाल दूं, तो 1 इंटू x2 और 1 इंटू x1, तो x1 प्लस x2 बाय 1 प्लस 1 2, तो ये बन जाता है बच्चों एक फॉर्मूला नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट निकालने के काम आ जाता है, क्योंकि जब ये रेशियो बराबर हो जाएंगे तो P मिड पॉइंट बन जाएगा ना बच्चों, इसका बहुत क्लियर सी बात है वो। तो मैंने कहा इसका जो x कोऑर्डिनेट आ जाता है वो सम ऑफ एब्सिसा बाय 2, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स बाय 2 अपॉन 2 बन जाता है। ठीक है, अपॉन 2 बन जाता है। और इसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो y1 प्लस y2 बाय 2 बन जाता है बच्चों। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है बच्चों। क्या कहलाते हैं ये दोनों फॉर्मूले मिला के? इसके x जो p के पॉइंट्स निकाले हमने, ये किस फॉर्मूले से निकाले? ये दो फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूले कहलाते हैं बच्चों। इन दोनों फॉर्मूलों को कहलाया जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इस बात को लिख भी देते हैं कि इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल रहे हैं हम लोग, मेंशन कर देते हैं, कभी बाय चांस हम नाम ले बाद में तो तुम्हें पहचान आ जाए। इसको कहते हैं बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं बच्चों? आम भाषा में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया बच्चों।
अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। उससे पहले प्लीज पॉज करो वीडियो को और कंटेंट को नोट कर लो बच्चों। नोट्स बनाओगे, नोट्स लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्विक रिवीजन के काम आते हैं। क्योंकि कंसेप्ट कुछ दिनों में जब अगला चैप्टर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, कोनिक सेक्शन करेंगे, अनलिमिटेड फॉर्मुलेज बच्चों आने लगेंगे तो तुम भूल जाओगे। तो इसीलिए नोट्स प्रॉपर एक अच्छी सी कॉपी में क्लास 11th के, फिर क्लास अगले साल 12th के बनाओ, ताकि फ्यूचर में एनडीए की या किसी पर्टिकुलर फंक्शन, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, किसी भी चीज की तैयारी करोगे तो उसमें एक बार क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मैंने कहा क्लास 10th का एक कंसेप्ट और है जिसको कहते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, समझोगे बात को बच्चों, बहुत बड़ा नहीं है टॉपिक, समझोगे लेकिन बात को। ठीक है, मान लो बच्चों हमारे पास एक ट्राइंगल है। मान लो बच्चों हम लोग के पास एक इस तरीके का ट्राइंगल है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है ए बी सी। ठीक है, मैंने कहा जिसके एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता है, सॉरी ए कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1, y1, जिसका बी कोऑर्डिनेट मुझे पता है x2, y2, और जिसका सी कोऑर्डिनेट मुझे पता है x3, y3। तो मुझे बच्चों इसके बारे में थोड़ा जानना है। मैंने कहा अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं इसको डिनोट करूंगा एक ट्राइंगल से, बराबर, इक्वल टू। ये डिनोट करता है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस जो मैंने बना रखा है। मैंने कहा इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, मॉड्यूलस क्लोज कर देंगे बच्चों, मॉड्यूलस को बंद कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ऑल्दो तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि क्या जो हमने लिख दिया टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों तुम लोगों के लिए, मतलब याद करना आसान कर देते हैं। इसको याद करने का एक तरीका होता है बच्चों, एक शॉर्टकट होता है। कुछ नहीं करो, सुनो बनाने का तरीका। 1 लिखो, उसके बाद 2 लिखो, उसके बाद 3 लिखो, ऐसे करके एक साइकिल बना दो। साइकिल 1 2 3 करके एरो लगा के एक साइकिल बना दो। इस साइकिल में ध्यान देना बच्चों, जब भी मैंने ऊपर देखो, ये जो दो साइड मैंने कुछ डंडे जैसे खींचे, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या करता है, अभी बताता हूं। उससे पहले बच्चों ये जान लेते हैं फॉर्मूला याद कैसे करें। मैंने कहा सबसे पहले लिखो x1, क्या लिखो x1, उसके साथ मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3, उसके साथ मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों, उसके बाद x2 लिखो, उसके बाद x2 लिखो, उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई में y3 माइनस y1। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक काम करो, x3 लिखो, उसके साथ मल्टीप्लाई में y1 माइनस y2। कुछ इस तरीके से। क्लियर बात? मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों एक बार और इस बात को जो मैंने अभी अभी बोली। ठीक है, मैंने बोली कि अगर तुम्हें एरिया ट्राइंगल एबीसी निकालना है तो फॉर्मूला होता है हाफ मॉड्यूलस, इतना याद करो, x1 के साथ 2 3, 1 के बाद 2 3, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद 3 और 1, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद वापस 1 2, तो y1 माइनस y2, मॉड्यूलस क्लोज। अच्छा, ये मॉड्यूलस क्यों लगाया है? क्योंकि बच्चों हमारे सामने जो ये अंदर कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, इसको पूरे को सॉल्व करके ना टर्म्स नेगेटिव आ सकते हैं फाइनल। मान लो तुम्हारा मॉड्यूलस के अंदर इसको सॉल्व करके -10 आ गया, आगे से हाफ है। अगर मॉड्यूलस नहीं होता बच्चों तो आंसर आ जाता -5 कैंसिल करके, है ना, आ जाता नहीं आ जाता। लेकिन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये मॉड्यूलस फंक्शन यूज किया गया है। मॉड्यूलस फंक्शन का क्या काम होता है बच्चों? मॉड्यूलस के अंदर अगर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर लिखा है तो उसको बाहर निकाल दो, वो नंबर पॉजिटिव बन जाता है। अगर वो पॉजिटिव लिखा है तो वो एज इट इज रहता है। मतलब इसका मतलब है ये वैल्यू कभी भी मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आए तब भी बाहर निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई करते समय या डिवाइडेड बाय 2 करते समय वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, बढ़िया, तब तो बढ़िया है। ठीक है, हमारा काम हो गया। तो यह है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट हमने और जानना है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले के बाद, वो है बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है बच्चों?
वो है बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने कहा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं जान लेते हैं। पहले कोलिनियर का मतलब आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। मैंने कहा कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स लाइंग ऑन द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन को कोलिनियर कहते हैं बच्चों। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जिसमें पॉइंट्स हैं ए, जिसमें पॉइंट्स हैं बी और जिसमें पॉइंट्स हैं सी, ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं x3, y3। मुझे इन तीनों पॉइंट्स के बच्चों मान लो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा अगर मुझे इनको कोलिनियर प्रूव करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट पॉइंट्स ए 1,3, बी 2,4 या सी समथिंग समथिंग, कुछ नंबर दिए 4,5 आर कोलिनियर, प्रूव करने को कहेगा। कैसे करोगे उसका कंसेप्ट जानते हैं। मैंने कहा मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए, मान लो एक मेरे पास पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी और वो लाइन पे नहीं लाया करता, कहीं ऊपर या नीचे लाया करता है। तो मैंने कहा अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। सही बात है, ठीक हो गया। ये तो बात थी ऊपर लाया करता है तब, अगर सी नीचे लाया करता तो मैंने कहा तब भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक हो गया। ये तो बात होगी सी पॉइंट अगर नहीं लाया करेगा हमारी जगह पे, ठीक है, मतलब लाइन पे। अच्छा अगर ए लाया कर रहा है और सी लाया कर रहा है और बी नहीं कर रहा, बीच वाला पॉइंट नहीं कर रहा, ऊपर है, तब भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। नीचे है, क्या है बच्चों, मान लो ऊपर नहीं है नीचे है, तब क्या होगा, मैंने कहा तब भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये तो हो गया अगर सी लाइन पे नहीं लाया कर रहा है या बी लाइन पे नहीं लाया कर रहा है तब क्या होगा। मैंने कहा मान लो ए नहीं लाया कर रहा कभी, ए, मैंने कहा तब भी ऐसा ही होगा। मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, इसके आगे का ए पॉइंट कहीं हवा में है तो तब भी ये ट्राइंगल बन जाएगा। मान लो ऊपर नहीं है ये पॉइंट, कहीं नीचे है यहां ए पॉइंट, तब भी मैंने कहा ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया वाले फॉर्मूले से एरिया आ जाएगा। मैंने कहा अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में लाए करते हैं तो इस फिगर के अंदर कोई भी एरिया एनक्लोज्ड, बंद नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा। तो बच्चों ऐसे केस में एरिया ट्राइंगल कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा ही नहीं एरिया उसका कुछ। और एरिया नेगेटिव तो होता नहीं, एरिया मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, तो एरिया क्या आएगा, 0। तो अगर तुम्हें तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो प्रूफ कर दो कि उनका एरिया ट्राइंगल क्या है, 0 है। क्या प्रूफ कर दो, एरिया ट्राइंगल बराबर 0। प्रूव हो गए बच्चों तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हमारी पुरानी क्लास की थी और एक लास्ट बात हमारी पुरानी क्लास की और रह गई है, ऑल्दो तुम्हारे बहुत काम आएगी है इन फ्यूचर। ठीक है, हम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोच के पढ़ाते हैं बच्चों, है ना। हम बिल्कुल आज की नहीं सोच रहे, कल की नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि तुम्हें 12th के बाद कुछ एग्जाम भी देना हो सकता है, क्या पता तुम्हें कुछ तैयारी करनी हो, कुछ करना हो, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो हमारा टारगेट एनसीईआरटी है इस वक्त, ठीक है ना, बहुत दूर का टारगेट हमने नहीं रखा हुआ है तुम लोगों के लिए। तो बात करते हैं बच्चों अगले छोटे से एक कंसेप्ट की, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जिसका नाम है बच्चों सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या नाम है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। पहली समस्या तो यह है बच्चों, आधे बच्चों को तो सेंट्रॉइड का मतलब नहीं पता। पहली समस्या तो यह है बच्चों, आधे बच्चों को सेंट्रॉइड का मतलब ही नहीं पता। तो सर जी बताएंगे, सर जी आए हैं इसीलिए। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का मतलब बताएंगे, इसको यहां पे प्लेस कर देते हैं पहले। मैंने कहा सेंट्रॉइड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ट्राइंगल के तीनों मीडियंस आपस में टकराते हैं, जहां पे ट्राइंगल के तीनों मीडियंस आपस में टकराते हैं। मैंने कहा अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है बच्चों, अ पॉइंट एट विच ऑल द थ्री, तीनों बच्चों, ऑल द थ्री मीडियंस, ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट्स। सर जी हमें तो मीडियन भी नहीं पता, हमने तो पढ़ाई नहीं की 9th 10th में।
यही कह रहे हो? मीडियन का मतलब बताते हैं। मीडियन ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसिस मतलब तीनों कोनों से एक लाइन ड्रॉ की जाती है। मान लो ए से ड्रॉ की बीसी पे, सी से ड्रॉ की ए बी पे, बी से ड्रॉ की ए सी पे। ए से ड्रॉ की जब ए से जब ड्रॉ की बीसी पे, तो बच्चों सेंट्रॉइड बना रहे हैं, सेंट्रॉइड। जब मैंने ए से ड्रॉ की ना बच्चों, जब मैंने ए से ड्रॉ की, ए से एक लाइन ड्रॉ की बच्चों, ए से एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे ड्रॉ की कि वो बीसी को बाइसेक्ट करेगी, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। एक लाइन जो मैंने ए पॉइंट से ड्रॉ की है बीसी पे, बेस पे या बीसी पे, ऐसे कि ये दो हिस्से बराबर होते हैं, इसको मीडियन कहते हैं बच्चों। अभी मैंने एक मीडियन बनाया है वर्टाइसिस ए से, अब मैं दूसरा मीडियन बनाने जा रहा हूं वर्टाइसिस बी से, ये भी एसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। और मैं एक और मीडियन बनाने जा रहा हूं वर्टाइसिस सी से, वर्टाइसिस सी से। ठीक है बच्चों? और ये तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट में बच्चों आपस में टकरा रहे हैं। पॉइंट देखो ध्यान से, ये तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट पे आपस में टकरा रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है ओ, जिसको मैं कोऑर्डिनेट बोल दे रहा हूं एक्स कॉमा वाई, इसी को बोला जाता है बच्चों सेंट्रॉइड। इसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड। सर जी इसी को सेंट्रॉइड कह रहे थे उतनी देर से हम। सेंट्रॉइड कहते हैं बच्चों इसको। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। इस सेंट्रॉइड के कोई तो फॉर्मूले होते होंगे या कुछ तो फॉर्मूला होता होगा। मैंने कहा अगर ये सेंट्रॉइड एक्स कॉमा वाई का तुम्हें फॉर्मूला निकालना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तीनों के तीनों एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ दो पॉइंट्स के और उससे तुम्हें उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बहुत क्लियर बात हो गई होगी मेरे को लगता है। ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है। हमने बहुत बेसिक बातें तुम्हें एक्सप्लेन की हैं। उम्मीद हमारी है कि तुम्हें मैथ्स में बिल्कुल बहुत बढ़िया एक स्टूडेंट बनाना। मैथ्स में मतलब ये डर हटा देना कि नहीं अरे यार ये तो बहुत टफ टॉपिक है, ये तो इजी टॉपिक है, ये सब हम दूर कर दें तुम्हारे मन से। इसके ये हमारा टारगेट लेके हम चलते हैं। मैंने कहा इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। मैंने कहा वाई कोऑर्डिनेट भी इसी तरह निकलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा ये बात। ठीक है, ये थी हमारी बच्चों कुछ बेसिक बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के चैप्टर की, जो कि हमने क्लास 9th 10th में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, 9th 10th का सिलेबस होता है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पसंद आया होगा। प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज कर लो, प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और ये सारा का सारा डेटा नोट कर लो। तो पॉज करो वीडियो को, स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ और अब एंटर करते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइंस की तरफ। देखो हमने चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइन डाला, लेकिन तुम्हें पहले क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई, फिर हमने तुम्हें क्लास 10th की, फिर 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई। अब चल रहे हैं बच्चों हम क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन की तरफ। और स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पढ़ना है यहां पे, वो होता है बच्चों स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन ये क्या है जी? ये क्या है सर जी? ये क्या बना दिया आपने? स्लोप ऑफ अ लाइन क्या बता दिया बच्चों? स्लोप ऑफ अ लाइन को पहले तो बता दूं, कुछ लोग और ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, GRADIENT, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट भी बोला जाता है इसको, लाइन का ग्रेडियंट भी बोला जाता है। बात क्लियर? अच्छा ये क्या होता है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मान लो बच्चों मैं एक कार्टेशियन प्लेन अपना फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है। एक मेरे पास एक्स एक्सिस है और एक मेरे पास वाई एक्सिस है। इसको बच्चों कहा जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, इसको बच्चों कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों लाइंस को कहा जाता है। मैंने कहा मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, मान लो ये वो लाइन है। कैसे भी मान सकते हो बच्चों लाइन को, तुम्हारी मर्जी है। हाँ,
मान लो ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये लाइन है एल, ये एल एक लाइन है जो हमारे इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर है, ठीक है। मुझे इस लाइन के स्लोप की अगर कभी बाय चांस बात करनी है, तो स्लोप जानने से पहले ना मुझे एक चीज की जानकारी होनी चाहिए जिसको कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। क्या कहते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं पहले। स्लोप तो बहुत बात की बात है, पहले ये पता होना चाहिए कि सर जी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या भला है। बहुत आसान सी चीज है। खैर, मैंने कहा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, मैंने कहा एंगल formed by the line, angle formed by the line, angle formed by the line with the positive direction of x-axis, angle formed by the line with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis। मैंने कहा एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यह होता है बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां डायग्राम से समझाएंगे अब इस बात को दोबारा से। मैं इस डायग्राम को खराब ना करके इस डायग्राम को एक बार कॉपी करके इधर खराब करता हूं अलग से, ठीक है। देखो, मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है और ये मेरी लाइन है। ये मेरी लाइन ना इस मेरे डायग्राम को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती है, एक इस लाइन के इधर का हिस्सा, एक इस लाइन के उधर का हिस्सा। बात क्लियर है? एक इस लाइन के उस साइड का हिस्सा, एक इस लाइन के इस साइड का हिस्सा। इस लाइन के इस साइड को कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चेक कर लो, इधर को एक्स पॉजिटिव है, और इस लाइन के इस तरफ को कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इधर को एक्स की वैल्यू रिड्यूस होगी, रिड्यूस। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, तुम्हें समझ आया होगा। एक बात और बताते हैं, चलो थोड़ा सा खराब करते हैं, थोड़ा सा। मैं इस डायग्राम को शिफ्ट कर दे रहा हूं। देखो, मैं तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर करने में लगाऊं। मैंने कहा मान लो अब ये लाइन यहां आ गई है, मैं अभी भी इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहूंगा, इस लाइन से इधर को, क्योंकि यहां एक्स की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, और इससे इधर को नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहूंगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। अच्छा, मैंने कहा एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस तरफ को, ये बात क्लियर होगी। एंगल इस तरफ को बनाओगे, इस तरफ को। इस तरफ को बच्चों दो तरीके से एंगल बन रहे हैं। सर जी कहां से दिखाओ, हमें तो एक ही दिख रहा है, हम दिखाते हैं। देखो, एक तो पॉसिबिलिटी है ये वाली, इस एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल थीटा, साफ दिख रहा है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है, इस वाई एक्सिस से इस लाइन तक का एंगल, ये भी थीटा। दो पॉसिबिलिटी है बच्चों। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं, मैंने बोला इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां से नापूंगा तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना बच्चों। अगर यहां से ऐसे नापूंगा लाइन तक एंगल, ये है एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा। ऐसे नहीं, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे नापोगे। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापे जाने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। अच्छा, जो दूसरा एंगल है ना बच्चों, एक्स एक्सिस से ये वाला यहां तक लाइन तक, ये थीटा जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमें बात किसकी करनी है लेकिन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की और पॉजिटिव डायरेक्शन की, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करनी है। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो रिमूव कर देते हैं बच्चों। अब असली बात मार्क करते हैं। मैंने कहा मान लो ये एंगल है वो थीटा, इसको बच्चों बुलाते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इस थीटा को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। मैंने कहा स्लोप क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ही निकलता है। मैंने कहा स्लोप
ऑफ अ लाइन डिनोट करते हैं स्लोप को डिनोटेड बाय एम, स्मॉल एम, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मैंने कहा इस लाइन का अगर मुझे स्लोप चाहिए एम, मैंने कहा वो बराबर होगा टेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब थीटा। स्लोप किसके बराबर होता है बच्चों? टेन थीटा के बराबर होता है। स्लोप किसके बराबर होता है? टेन थीटा। टेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। टेन मतलब फुल फॉर्म टेंजेंट। ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, टेन की फुल फॉर्म टेंजेंट होती है। तो मैंने कहा क्या होता है? मैंने कहा स्लोप इज डिफाइंड एज, लिख ही देते हैं बच्चों, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्लोप इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ अ लाइन। इसको कहते हैं बच्चों स्लोप। किसी भी लाइन का स्लोप ये होता है, ठीक है? किसी भी लाइन का स्लोप, तुम्हारे सामने हमने ये लिखा हुआ है, ये होता है बच्चों स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा, समझ आया होगा और दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? स्लोप क्या होता है ये लिख दिया और स्लोप का फॉर्मूला ये लिख दिया तुम्हारे सामने, ठीक है? यह है बच्चों स्लोप के बारे में कुछ चंद बातें, ठीक है ना? अच्छा, ये तो था स्लोप का फॉर्मूला जब हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो। क्या दिया हो? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो। मान लो हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं दिया, इसके बदले कोई और इंफॉर्मेशन दी है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करो, इतना नोट करो पहले, फिर दोबारा से इसकी बात आगे चल के फिर से करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना? इसकी बात एक बार फिर से करेंगे, तब जाके हमें यह समझ आएगा। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। मैंने कहा स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। लाइन के अगर तुम्हें दो कोऑर्डिनेट, टू ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, slope of a line whose two coordinates are given। कैसे होता है बच्चों? coordinates are given। सुनो बच्चों बहुत ध्यान से, आराम से समझेंगे, टॉपिक समय लेगा लेकिन एक बार आ जाएगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से बस फॉर्मूला याद करना है और एक्सप्लेनेशन को समझना है या प्रूफ को समझना है कि कैसे आ रहा है। मैंने कहा मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, फिर से, ठीक है? ये फिर से मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है। मान लो बच्चों ये मेरा फिर से एक कार्टेशियन प्लेन है, तुम्हारे सामने मैंने लिख रखा है, ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है और मैंने मार्क कर दी है। मैंने कहा मान लो इसमें मेरे को एक लाइन दे रखी है। मान लो इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर मुझे एक लाइन दे रखी है। मान लो वो लाइन कुछ इस तरीके की है, ऐसा मान लो कि ये है वो लाइन, ठीक है? मान लो लाइन है, कितनी भी बड़ी दूर तक हो सकती है, मैं रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूं। मान लो ये है मेरी वो लाइन जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है? और मान लो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? थीटा है, ठीक है? मान लो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। मैंने कहा अगर इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है और मुझे इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है? दो कोऑर्डिनेट्स कहीं पे मार्क कर देता हूं। मान लो एक कोऑर्डिनेट दे रखा है ये P, और मान लो एक और कोऑर्डिनेट दे रखा है कहीं आगे जाके Q। दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक काम करते हैं, ठीक है? मान लो एक कोऑर्डिनेट दे रखा है P और एक और कोऑर्डिनेट दे रखा है कहीं पे यहां पे Q, ऐसा मान लो। और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। मैंने कहा लेट अ लाइन L, मैंने कहा
लेट अ लाइन L, एक लाइन लेट कर ली, whose coordinates are, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, whose coordinates are P, जिसके कोऑर्डिनेट P, x1, y1 एंड Q, x2, y2 है बच्चों, जिसके कोऑर्डिनेट्स P और Q दे रखे हैं तुम लोग को कुछ इस तरीके से, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। ठीक है, ऑल तो जरूरत नहीं है, मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं दे रखा है, मत लिखो, ठीक है, इनफ है, क्योंकि मुझे इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए थी इसके बारे में। ठीक है, मान लो मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो मैं हटा दूंगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को। ठीक है ना, मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हटा दूंगा, हटा दिया मैंने, हटा दूंगा क्या, मैंने हटा दिया। ठीक है, बिना किसी समय वेस्ट किए हमने वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हटा दिया ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। ठीक है, मैंने कहा मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है मुझे? इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, अच्छा, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया इस डायग्राम में। मैंने प्रोड्यूस करा P पॉइंट को, आगे को डॉटेड लाइन से, उम्मीद करते हैं आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होंगी, आगे को प्रोड्यूस करा सीधा, और ऐसी Q पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसी डॉटेड लाइन से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, और इस पॉइंट को ले लिया मैंने M, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को क्या मान लिया बच्चों? मैंने इस पॉइंट को मान लिया M। ऐसा मान लो बच्चों, ऐसा मान लो बच्चों कि अगर ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा फॉर श्योर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों ट्राइंगल की, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, ये परपेंडिकुलर तो मैंने ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। बात क्लियर? अच्छा, तुम्हारे सामने मैंने एक पॉइंट है मेरे पास MQ, ये Q पॉइंट है ना, तो MQ, और एक पॉइंट है PM। मैं इन दोनों लाइंस की डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं। मुझे क्या लगता है, मुझे क्या पता है स्लोप क्या होता है? मैंने कहा, हमने अभी पढ़ा था बच्चों, थोड़ी देर पहले हमने अभी पढ़ा था, स्लोप होता है tan थीटा। होता है, किसी लाइन का स्लोप निकालना है, उसका tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल दो, उसका स्लोप आ जाएगा। मैंने कहा इसका जो स्लोप है M, वो बराबर होगा बच्चों tan थीटा के, और tan थीटा सबको पता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और जिस ट्राइंगल का मेरा एंगल थीटा है, उसका परपेंडिकुलर है QM या MQ, अपॉन उसका बेस है MP। बात क्लियर? अब मुझे MQ और MP की वैल्यू निकालनी है। मैं निकाल लूंगा जी, बहुत आसानी से निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? मैंने कहा ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट Q, यहां से लेकर पूरा यहां तक, इसका y कोऑर्डिनेट होगा, ये y एक्सिस है, इसका y कोऑर्डिनेट होगा y2। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? y2 बहुत जरूरी है, होगा होगा। इसी तरीके से मैंने कहा इस M पॉइंट का यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, तो इसकी इतनी वैल्यू कितनी होगी? y1 होगी। होगी नहीं होगी? ठीक है, तो मेरे को कुछ चीजें मिली हैं इस डायग्राम से। क्या क्या मिली है मैं नोट कर देता हूं तुम्हारे नीचे से। मैंने कहा मुझे यह मिला कि मुझे पूरा का पूरा Q से लेकर नीचे तक की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू y2 मिली है, और इतनी वैल्यू y1 है, तो MQ हो जाएगी, y2 में से y1 माइनस कर दो, MQ आ जाएगी। तो मैंने कहा फ्रॉम फिगर जो MQ होगा, पूरा का पूरा वैल्यू y2 में से y1 माइनस कर दो, MQ आ जाएगा। इसी तरीके से MQ के बाद मैं MP निकालूंगा। MP कैसे निकलेगा जी? MP निकल जाएगा जी, जब इतना निकाल दिया है तो वो भी निकलेगा ही निकलेगा। मैंने कहा यहां से लेकर P पॉइंट से लेकर PM चाहिए मुझे, PM। ठीक है, मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू चाहिए मुझे, यही तो है PM। ठीक है, मेरे को ये चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कहा एक काम करता हूं, इस ओरिजिन से लेकर M तक की दूरी, इस ओरिजिन से लेकर M तक की दूरी,
इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी x कोऑर्डिनेट है इसका q पॉइंट का, x2 है जो कि क्या है, जो कि x2 है, मार्क कर दिया, ऊपर से हटा देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा इस ओरिजिन से लेकर ये p पॉइंट तक की दूरी x1 है नहीं है। मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x1 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मैंने कहा x1 है। तुम्हारे सामने डायग्राम में मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। समझोगे बच्चों बात को, ठीक है ना, समझोगे बच्चों बात को आराम से, ठीक है, आराम से समझोगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, हमारे पास समय की कमी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हमारा साल निकल गया है, अच्छी खासी वेटेज होती है इस चैप्टर की, ठीक है। तो मैंने कहा ये x2 है, वो x1 है। अच्छा जी, तो मैंने कहा मेरा इतना वैल्यू कैसे निकलेगा, इतना, मेरे को तो सिर्फ इतना ही चाहिए, इतना। मैंने कहा x2 में से x1 माइनस कर दो, इतना आ जाएगा जितना तुम लोग ढूंढ रहे हो। मैंने कहा x2 में से x1 को माइनस कर दो, जितनी वैल्यू तुम लोग ढूंढ रहे हो ना उतनी वैल्यू आ जाएगी। सही कहा मैंने, कौन सा कुछ गलत कहा तुम लोगों से, है ना? आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो मैंने कहा पूरे x2 में से x1 को माइनस कर दो, x2 माइनस x1, और ये वैल्यू को उठा के डाल दो इधर, ठीक है। ये वैल्यू को उठा के इधर डाल दो। तो मेरा यहां पे आंसर क्या आया था, मैंने कहा था जो m आ रहा है, स्लोप आ रहा है, वो बराबर आ रहा है mq अपॉन mp। mp की वैल्यू है, mq की वैल्यू है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है बच्चों, निष्कर्ष निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है कि अगर कोई लाइन है जिसके तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स पता है a और b, x1 y1 और x2 y2, उसका अगर तुम्हें स्लोप निकालना है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो tan ऑफ थीटा लगा दो। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता है तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा दो कि m बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ आया होगा, ये फॉर्मूला जो याद करना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फॉर्मूला याद करोगे तो प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद बात करते हैं बच्चों इसके बारे में, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आ रहा होगा। तो बच्चों पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने और नोट भी कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं बच्चों अब अगले टॉपिक की तरफ को, ठीक है। हम लोग चलते हैं बच्चों अब अगले टॉपिक की तरफ को, मतलब अगले हिस्से की तरफ को इस चैप्टर के। कुछ बातें मैं बताऊंगा यहां पे आपको, ठीक है, कुछ बातें मैं बताऊंगा यहां पे आपको, एक नोट लिखूंगा यहां पे। मैंने कहा वो नोट क्या है, मैंने कहा वो नोट क्या है, नोट यह है बच्चों कि जो एक्स एक्सिस होती है, कि जो एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है और जो वाई एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है। सुनो बात ध्यान से, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, पहले तो इसकी बात करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं, आराम से डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, बहुत प्यारा सा कार्टेशियन प्लेन है, कितना अच्छा लगता है देखो कार्टेशियन प्लेन, ये है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, मैं पीले रंग से मार्क कर रहा हूं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक। ये खुद ही के साथ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ थीटा कितना बना रही है, 0 डिग्री बना रही है। कितना डिग्री बना रही है, 0 डिग्री बना रही है। और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और एक्स एक्सिस जो थीटा बनाती है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस निकालते समय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री आता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री आ जाता है बच्चों। कितना आ जाता है, 0 डिग्री आ जाता है, मैंने मार्क कर दिया बच्चों, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका जो स्लोप आएगा m इक्वल टू tan 0 डिग्री, और हमें जानकारी है tan 0 डिग्री 0 होता है। तो इसका मतलब है
स्लोप आ गया 0। तो निष्कर्ष से निकलता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। इतना हमें समझ आया। ये डायग्राम हमारे काम का है, बाद में तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा बात हमने क्या की थी आप लोगों से। ठीक है, ओहो व्हाइट कलर से मार्क करना था। ठीक है, बहुत काम की चीज बताई है हमने। अच्छा, एक और बात, अगर बाय चांस कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती तो इसका थीटा कितना होता? एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, पैरेलल लाइंस का एंगल सेम होता है, अगर इसका 0 तो इसका भी 0 डिग्री। बात क्लियर? तो इससे एक और बात पता चलती है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। एक और बात, एंड स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज आल्सो 0। स्लोप ऑफ एनी लाइन parallel to x-axis is also 0. Parallel to x-axis is also 0. कोई लाइन जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, उसका स्लोप भी बच्चों कितना होता है? 0 होता है। समझ में आ गया जी? अब बात करते हैं बच्चों आगे की तरफ, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की। किसकी? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की बात करते हैं। मैंने कहा मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, मान लो ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, मैंने दोनों एक्सिस बना दिए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मैंने अपनी एक्सिस भी मार्क कर दी है, साफ बात है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। मैंने कहा वाई एक्सिस जो है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल ये थीटा, ये 90 डिग्री होता है। मुझे स्लोप निकालना है वाई एक्सिस का, इसका जो मैंने मार्क करी है लाइन, ठीक है, जो मैंने मार्क करी है लाइन, इसका स्लोप निकालना है। तो मैंने कहा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है इसका? 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू होता है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा तो स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा m इक्वल टू टेन थीटा और m इक्वल टू टेन 90। और तुम लोग को तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी है ट्रिग्नोमेट्री की कि टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। टेन 90 क्या होता है बच्चों? टेन 90 नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। तो मैंने कहा स्लोप भी नॉट डिफाइंड, लो इनफाइनाइट, स्लोप वाई एक्सिस का डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। एक और बात, कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो उसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री, कोई इसके पैरेलल भी लाइन हो उसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री। तो इससे समझ आता है कि स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो ये लाइन भी लिख देते हैं जब इतना लिख रहे हैं तो, एंड स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। थोड़ा सा फिगर को सेटल करना पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा। मजा आ गया, ठीक है। तो एक कुछ बेसिक जानकारी है जो हमें होनी चाहिए थी इस चीज के बारे में, हमने तुम लोग को दे दी। तो प्लीज पॉज द वीडियो और इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नोट्स बना लो बच्चों, ताकि फिर आगे को बात करें बच्चों, ठीक है।
ताकि इसका आगे को हम बात कर पाए। ठीक है, प्लीज वीडियो को पॉज जरूर करो और इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है, पॉज कर लो। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ को, इसके बाद आगे की तरफ को चलते हैं। देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कंडीशन ऑफ, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.1 है। ये खत्म होते ही हमारा लेक्चर नंबर 2 में सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 के बारे में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे इसके अगले लेक्चर में होंगे बच्चों। इसमें हम 9.1 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट्स आप लोग को क्लियर कर देंगे। अभी एक आध कंसेप्ट और बाकी है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको देखोगे ध्यान से। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, पैरेलल, PARALLELISM, पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी हमें पढ़ना है बच्चों। ठीक है, हमें पढ़ना है। तो यह है हमारा कंसेप्ट जो हमने लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो क्या होता है बच्चों, मैंने कहा मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, तुम्हारे सामने मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जो तुम्हारे सामने मैं बना रहा हूं। और इस प्लेन के अंदर मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं बच्चों, दो लाइंस जो कि आपस में पैरेलल है। मान लो एक लाइन ये है और मान लो इसी के बगल में एक और लाइन मैंने बना दी है जो कि ये है। ये दो लाइंस हैं बच्चों। ठीक है, मान लो ये दो लाइंस है मेरे पास और ये दोनों की दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा मैं मान रहा हूं। दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है, स्लोप से रिलेटेड वो जाननी है। एंगल का तुम्हें पता है, स्लोप के बारे में जानते हैं। मैंने कहा मान लो मेरी एक लाइन है L1, मान लो यह है L1 और एक लाइन है L2। L1 लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा। क्या बना रही है एंगल, मान लो अल्फा। और L2 लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा। मैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस है अल्फा और बीटा। ठीक है, मैंने कहा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने मान लिया, लेट L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं, आर टू पैरेलल लाइंस विद अल्फा एंड बीटा एज देयर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिस्पेक्टिवली। पहले वाली का अल्फा, दूसरे वाली का बीटा। अल्फा एंड बीटा एज देयर angles of inclination respectively, as their angles of inclination respectively। ठीक है, ऑल्सो मैंने इन दोनों के स्लोप लेट कर लिए। इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया। ठीक है, दूसरी वाली का स्लोप मैंने m2 मान लिया। मैंने कहा ऑल्सो लेट m1 एंड m2
बी देयर स्लोप्स। डायग्राम में भी मार्क करा है किसका क्या है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या करा बच्चों, मैंने क्या करा, मैंने कहा डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं, डायग्राम के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस के एंगल्स बराबर होते हैं, तो बोल सकता हूं कि अल्फा बराबर बीटा होगा। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर बोल सकता हूं अल्फा बराबर बीटा होगा, और दोनों साइड टेन थीटा ले लेता हूं, टेकिंग टेन, यहां हो जाएगा टेन अल्फा, वहां हो जाएगा टेन बीटा। अच्छा क्या ऐसा कह सकता हूं कि टेन अल्फा मतलब स्लोप ऑफ दिस L1, टेन अल्फा इक्वल टू स्लोप ऑफ L1, तो वो M1 हो जाएगा, और टेन बीटा स्लोप ऑफ दूसरी लाइन, क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो M2 दूसरी लाइन का स्लोप। तो मैंने इस हिसाब से क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया M1 बराबर M2। बच्चों अगर किन्हीं दो लाइंस के स्लोप बराबर हैं, इसका मतलब है लाइंस पैरेलल, तो ऐसा लिख सकते हैं, इससे निष्कर्ष निकाल के मैंने कहा इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन दे आर पैरेलल, पैरेलल होती हैं बच्चों, देन दे आर पैरेलल। कन्वर्सली उल्टा भी हो सकता है, अगर पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर होंगे, एंड कन्वर्सली उल्टा, एंड कन्वर्सली इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल कॉमा देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, देन ऐसा भी लिख सकते हैं, देयर स्लोप्स आर इक्वल। चलो एक कुछ बेसिक बातें थी, ये थी बच्चों कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ये थी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। परपेंडिकुलरिटी नहीं बताई अभी, बताते हैं, उसकी ही बारी आई है, वही बताना है इसके बाद, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको नीचे करके थोड़ा सा ऊपर हेडिंग डाल दूं इसकी। ये जो टॉपिक मैंने अभी तुम लोग को पढ़ाया है ना, जो बताया है, यह है कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस या पैरेललिज्म, ये मैं बता पाया तुम लोग को इस स्लाइड में, इतना ही बता पाया, क्योंकि एज यूजुअल हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे देते हैं तो समय लग जाता है और थोड़ा सा जगह भी कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो और इसको नोट कर लो बच्चों, ताकि इसके बाद हम आगे की तरफ चल पाए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और अब आगे की तरफ चलते हैं। तो देखोगे बच्चों, अब चलते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की तरफ चलते हैं बच्चों। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में जानते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा उनका, तो क्या होगा उनका, तो दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, अगर उसकी बात करनी है तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। ओहो, तो मान लीजिए बच्चों, अरे तो मान लो यह है मेरा परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अच्छा मान लीजिए बच्चों, मैं इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस बना देता हूं, थोड़ा रुक के, एक मिनट का समय दो मुझे, मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से हाईलाइट कर दूं, वरना दिक्कत होती है मार्क करने में, ठीक है। सबको साफ दिख रहा होगा अब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्लियर है। मान लीजिए ये मेरी वाई एक्सिस है, मान लीजिए क्या यही होती है, और ये मेरी वाई एक्सिस है,
एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, सॉरी उसको मैंने वाई एक्सेस लिख दिया, ये एक्स एक्सेस है बच्चों, ठीक है, एक्स एक्सेस है ये बच्चों, तो मार्क कर देते हैं एक्स एक्सेस, ठीक हो गया। मैंने कहा दो लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूं जो आपस में परपेंडिकुलर होने वाली हैं। मान लो एक लाइन ये रही, इस पे 90 डिग्री पे मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूं, मैं एक लाइन इस पे बनाने जा रहा हूं 90 डिग्री पे, ठीक है, ठीक है, मान लो ये है वो लाइन, और ये दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये इसको बोलो चारों, तभी तो 360 डिग्री होता है, सब परपेंडिकुलर है बच्चों वो आपस में, ठीक है, ये जो है ये थीटा, इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। अच्छा मान लो ये वाली एक लाइन है मेरे पास, ये वाली एक लाइन है जो L1 है, ये वाली एक लाइन है जो L2 है, दोनों एक दूसरे के मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, ठीक है, दोनों मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ की हैं बच्चों। हेयर L1 मैंने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, L1 मैंने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू L2 ड्रॉ किया है बच्चों, क्लियर बात, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनोगे बच्चों, मैंने कहा अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उसकी कंडीशन तुम लोग को जाननी है और डायरेक्ट याद करनी है, उसके लिए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डेरिवेशन जानना है तो वो भी बताएंगे। मैंने कहा हेयर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, कब बच्चों, रुको है थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, फिर लेट वेट बाद में कर लेंगे जब प्रूफ करेंगे, फिलहाल मैं पहले तुम्हें बात बता दूं। मैंने कहा टू लाइंस L1 and L2 are perpendicular if product of their slopes, if product of their slopes is -1, their slopes is -1, that is M1 multiplied by M2 बराबर -1, ठीक है, ऐसा कहा जाता है बच्चों। अच्छा एक बात लेट भी कर देता हूं, L1 लाइन का स्लोप जो है वो M1 है और L2 लाइन का जो स्लोप है वो M2 है, ऐसा मैंने लेट कर लिया। तो आप लोग एक काम करोगे, इसका तब तक स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, फिर हम आगे को इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में फिर बात करते हैं। चलो जान लेते हैं, कुछ बच्चों को होगा कि सर प्रूफ बता दो, तो प्रूफ जान लेते हैं। हमने कहा मान लो लाइन, ये जो लाइन है ये वाली लाइन, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन L2 का बीटा और L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, क्लियर बात, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं दूसरी पेन से मार्क करता हूं बच्चों, येलो पेन से मार्क करता हूं। मैंने कहा L1 लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये अल्फा है और L2 लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है, ठीक है। अच्छा तुम लोग के पास अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, ये देखो ये वाला, ये देखो ट्राइंगल, ये देखो बच्चों, ये इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ठीक है। इस ट्राइंगल में मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पता होगी, और एक और बात, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी पता होगी, अगर वो 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री बनेगी, ठीक है। मैंने कहा इसमें ये बोल सकता हूं जो बीटा होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों ट्राइंगल की कुछ इस तरीके की, ये जो एंगल बीटा है वो जो है ये अल्फा है और ये 90 है, तो मैंने कहा ये जो बीटा एंगल होता है वो अल्फा प्लस 90 होता है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, बाय एक्सटीरियर एंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ
ट्राइंगल बीटा इसके बराबर होगा। बात क्लियर? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बीटा इसके बराबर होगा। तो सुनना, इस बात को यहां लिख देता हूं और प्रूफ करके हेडिंग भी डाल देता हूं। बहुत ही ध्यान से देखो, मैंने कहा बीटा बराबर अल्फा प्लस 90 या 90 प्लस अल्फा, एक ही बात है, अल्फा प्लस 90 या 90 डिग्री प्लस अल्फा। मैं दोनों साइड tan थीटा ले लेता हूं। मैंने कहा tan बीटा हो जाएगा, उधर हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस अल्फा। सबको जानकारी है एक फॉर्मूले के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बारे में। उम्मीद करते हैं आता होगा, नहीं आता होगा तो नोट कर लो और याद कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तो वहां बात होगी। फॉर्मूला होता है बच्चों tan 90 प्लस थीटा मतलब अल्फा, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉट थीटा। क्या होता है बच्चों? माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट अल्फा, माइनस कॉट अल्फा। ये एक फॉर्मूला है जो यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या आ जाएगा सुनना, ये बन जाएगा बच्चों मेरा tan बीटा बराबर माइनस कॉट अल्फा, माइनस कॉट अल्फा। ये बन जाएगा मेरा tan बीटा बराबर माइनस कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा। कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। लो यहां पे ये भी मार्क कर देता हूं, कॉट अल्फा बराबर 1/tan अल्फा। इसको भी यूज किया है मैंने, ठीक है, इसको भी यूज किया है। तो मेरा जो ये tan बीटा है, tan बीटा, मेरा tan बीटा क्या है? स्लोप ऑफ लाइन 1। अरे स्लोप ऑफ लाइन 1 tan बीटा ही तो होगा। tan बीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ L1 दैट इज इक्वल टू M1, और tan अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन 1 उसका स्लोप, ठीक है। tan बीटा लाइन 2 का है, लाइन 1 का नहीं, लाइन 2 का है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑफ स्लोप ऑफ लाइन 2 दैट इज इक्वल टू M2। tan अल्फा जो है वो है स्लोप ऑफ लाइन 2, लाइन 1, जिसको M1 से मैं डिनोट करूंगा, जिसको मैं M1 से डिनोट करूंगा। तो इसको लिख देता हूं, tan बीटा की जगह लिख देता हूं M2 बराबर -1/M1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, M1 इंटू M2 बराबर -1। लो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। बहुत प्यारी सी बात हमारी सामने आई है, उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आई होगी, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो, और इसको भी बच्चों नोट कर लोगे बच्चों आप। चलते हैं बच्चों अब इसके बाद आगे की तरफ। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी उल्टा भी पॉसिबल है बच्चों। अगर दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो यह कंडीशन भी ट्रू है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के आखिरी टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.1 के आखिरी टॉपिक की तरफ, एंगल बिटवीन टू लाइंस टॉपिक है बच्चों। इसके जस्ट अगले लेक्चर में, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा, उसमें बच्चों हम लोग यही पढ़ेंगे बच्चों, इनके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस। टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस, और शर्त है कि लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। लाइन शुड नॉट बी परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होंगी तो पता है ना दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर होंगी तो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तब तो पता है, तो क्यों निकालेंगे। तो बात करते हैं लाइंस नॉन पैरेलल होनी चाहिए, नॉन परपेंडिकुलर, और पैरेलल भी नहीं होनी चाहिए। पैरेलल होंगी तो एंगल क्या होगा उनके बीच में? 0। नॉन परपेंडिकुलर एंड नॉन पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। शर्त यह है कि लाइंस ना तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के और ना ही पैरेलल होनी चाहिए बच्चों। नॉन परपेंडिकुलर एंड नॉन पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, यह हमारी शर्त है बच्चों यहां पे, ठीक है। तो सर जी डायग्राम बनाएंगे हम पहले आपके लिए। सर जी ने डायग्राम बना दिया, देखो तेजी से बना दूंगा, ठीक है। मान लो ये मेरा निष्कर्ष निकला। मैंने कहा
मैंने कहा पहले मैं एक काम करता हूं, मार्क कर देता हूं इनको रेड कलर से, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आ जाओ बच्चों। मैंने कहा मान लो ये मेरे पास है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। इसमें मुझे दो लाइन बनानी है जो कि ना तो पैरेलल होनी चाहिए और ना ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ना तो वो लाइंस दोनों आपस में पैरेलल हो बच्चों, शर्त यह है, और ना ही वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, दूसरी शर्त है बच्चों। दो शर्तें हैं मेरी उस लाइन को लेके। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, अगर दो लाइंस के बीच का तुम्हें एंगल निकालना है तो क्या करोगे। मैंने कहा मान लो ये मेरी एक लाइन है L1 और दूसरी मेरी लाइन है L2। L1 लाइन है जिसका स्लोप M1 है और ये मेरी L2 लाइन है जिसका स्लोप M2 है। ठीक है, जिसका स्लोप M2 है। मेरे पास दो लाइंस हैं जिनका स्लोप M1 और M2 है, मुझे इनके बारे में बात करनी। मैंने कहा इनके बीच का मुझे एंगल निकालना है। अच्छा, एंगल होता क्या है। मैंने कहा दो एंगल्स पॉसिबल है। एक एंगल होगा ये थीटा, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। ये थीटा को क्या कहते हैं, एक्यूट, 90 से छोटा। दो एंगल्स पॉसिबल होते हैं, वैसे चार हैं, एक ये इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, चार। मैं कह रहा हूं दो ही पॉसिबल है, लेकिन क्यों, अगर ये थीटा है तो ये ऑब्वियसली थीटा ही होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मत निकालो ना, इसको ही निकालो। तो एक एंगल तो ये पॉसिबल है। अच्छा, दो लाइन जब आपस में टकराती हैं वो आपस में दो एंगल्स बनाती हैं बच्चों, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस। एक ऑब्ट्यूस फाई, एक्यूट एंगल को थीटा से दिखाते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल को फाई से दिखाते हैं, और हमें एक ही का फॉर्मूला निकालना होता है थीटा का। फाई उससे खुद आ जाता है। कैसे आ जाता है, ये थीटा प्लस फाई 180 डिग्री होगा ना। मैंने कहा थीटा प्लस फाई 180 डिग्री होगा, थीटा निकाल दिया, फाई आ जाएगा 180 माइनस थीटा। बस आ गया, एक्यूट एंगल आ गया तो ऑब्ट्यूज ऑटोमेटिकली निकल जाता है बच्चों। ठीक है, तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है थीटा का। पहले तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें जानना होगा तो हम डेरिवेशन बता ही देंगे। मैंने कहा थीटा जो है वो बराबर होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यह फॉर्मूला होता है बच्चों। रिपीट कर देता हूं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। यह होता है बच्चों मेरा एक्यूट एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, अगर मुझे फाई निकालना होगा तो क्या करेंगे बच्चों। मैंने कहा फाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज फाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। अच्छा, ये फॉर्मूले को मैं ना मॉड्यूलस में लेता हूं, क्यों लेता हूं चलो वो भी बता दूंगा। m2 माइनस m, ऑल्दो प्रूफ्स इंपॉर्टेंट नहीं होते बच्चों। 1 प्लस m1 m2 प्रूफ किसी फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रूफ से ये रहता है ना बच्चों, कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। प्रूफ से बच्चों कंसेप्ट ना ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है, बस इसी वजह से हम लोग प्रूफ करते हैं, और कोई रीजन नहीं है प्रूफ करने का हमारे। ठीक है, इस बात को क्लियर भी कर देता हूं, लिखा है वैसे वहां मैंने, थीटा इज एक्यूट, और यहां पे भी लिख देता हूं फाई इज ऑब्ट्यूस, 90 से बड़ा। ठीक है, एक्यूट ऑब्ट्यूस सबको पता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल को एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से बड़े, और समझ रहे हो, 90 से बड़े एंगल 180 से छोटे एंगल को ऑब्ट्यूस कहते हैं। ये हमने लिख दिया। मैं कह रहा हूं फॉर्मूले में मॉड्यूलस भी आता है, इस फॉर्मूले में मॉड्यूलस भी आता है, ये मॉड्यूलस भी लगता है। क्यों लगता है वो भी समझा दूंगा। ठीक है, क्यों लगता है वो मैं समझा दूंगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। वो वैल्यू नेगेटिव ना है इसीलिए लगता है थीटा की। ठीक है ना, वैल्यू नेगेटिव ना है इसलिए लगता है। अब
इसको तुम पॉज करके नोट तो कर लोगे बच्चों। जिन बच्चों को डेरिवेशन जानना है उनको डेरिवेशन भी हम लोग क्लियरली बता देंगे, समझा देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है डेरिवेशन में। ऐसा नहीं है डेरिवेशन बहुत ही भयानक हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। ऑल्दो डेरिवेशन हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हमारे लिए एग्जाम में कोई नहीं देगा हमें, ठीक है। किसी भी क्लास में कोई कभी डेरिवेशन नहीं देगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए तो हम बता जरूर देते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं। तो होता क्या है बच्चों, होता क्या है, बहुत बहुत बड़ी सी बात नहीं है वो डेरिवेशन निकालना। मैं बता देता हूं तुम लोग को होता क्या है। मान लो लाइन 2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है और लाइन 1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है पहले, ठीक है, मान लो। इसके बाद मैंने कहा मैं यहीं पे प्रूफ कर देता हूं इसको, कोशिश करता हूं इतने में ही आ जाए, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा मुझे। तो बच्चों मैंने कहा इस डायग्राम को देखते हुए, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से अगर मैं देखूं तो एक बात आप लोग देख रहे हो कि अगर ये फाई है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी फाई होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से बच्चों ऐसा लिख सकता हूं कि जो बीटा होगा, बीटा ये जो एक्सटीरियर, इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है बीटा, वो अल्फा प्लस फाइव होगा। क्या होगा? अल्फा प्लस फाइव होगा, ठीक है, अल्फा प्लस फाइव होगा, नहीं होगा? अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, हमें बीटा से मतलब है, हमें बीटा से मतलब है। एक काम करते हैं, रुको, इसको ऐसे प्रूफ नहीं करते, ऐसे प्रूफ नहीं करते, इसको हम दूसरे तरीके से तुम लोग को प्रूफ करेंगे। एक काम करो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, इतना ले लो, इतना। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पेज में दोबारा से प्रूफ करेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा कंजस्टेड हुआ है ना ये, हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा से अगले पेज में प्रूफ करें, ठीक है। चलें बच्चों, चलें। देखो बच्चों, उसका प्रूफ जान लेते हैं पहले, ठीक है ना। इसका प्रूफ जान लेते हैं, कुछ बच्चों को प्रूफ जानने की जल्दी होती है। तो देखोगे बच्चों, जगह यहां पे भरपूर है ना, हम आराम से कर पाएंगे, डायग्राम भी छोटा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो बच्चों ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, और इस कार्टेशियन प्लेन में मान लो मैंने दो लाइंस आपस में ड्रॉ करी हैं, एक ये और एक और ये बच्चों, ठीक है, एक और ये, मैंने दो लाइंस आपस में ड्रॉ करी। देखोगे बच्चों ध्यान से, मैंने दो लाइंस आपस में ड्रॉ करी है, ठीक है ना। इन दो लाइंस को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो एक तो मैंने कहा मैं इसको लाइन 1 ले रहा हूं, इस वाली को, और इस वाली को मैं लाइन 2 ले रहा हूं। मैंने कहा लाइन 1 का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, और जो लाइन 2 है उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो बीटा है। बात क्लियर? मैंने कहा इनके बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है, दो एंगल बनते हैं बच्चों, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको दूर कर रहा हूं इससे, पूरा ही मूव कर रहा है, एक सेकेंड रुको बच्चों, ठीक है, पूरा ही मूव कर जा रहा है वो। तो ऐसे ही डिस्कस करते हैं इसको, थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा है, मान लो एक एंगल बन रहा है एक्यूट थीटा, और एक एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूस, एक एंगल बन रहा है थीटा जो कि एक्यूट है, छोटा है, ठीक है, 90 से छोटा है। मैं इसको 90 से छोटा बनाना चाह रहा था बच्चों, बस कोशिश करता हूं कि हो जाए, हो तो जाएगा, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, एक सेकेंड बस। ये हो गया जी, ठीक है। चलो
ठीक है, ऐसे रहने दो उसको, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, एक हमारे पास थीटा एक्यूट है और ये वाला हमारे पास ऑब्ट्यूज है फाई। ठीक है, मतलब ये वाला चाहे वो वाला एक ही बात है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ये अल्फा है तो थीटा अल्फा जो है वो बीटा प्लस थीटा होगा। अच्छा, इसके हिसाब से थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा आ जाएगी। इसके हिसाब से दोनों साइड टेन थीटा लूंगा तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, मैं लिख देता हूं यहां पे, टेन ए माइनस बी का, जो कि होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा यहां पे। ठीक है, तो मैंने कहा टेन थीटा तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और मैंने कहा टेन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। और सबको जानकारी है टेन अल्फा जो है वो स्लोप होगा, सबको जानकारी है टेन अल्फा जो है वो स्लोप होगा लाइन वन का, जो कि m1 हो जाएगा, और टेन बीटा लाइन टू का स्लोप होगा जो कि m2 हो जाएगा। बात क्लियर? इसमें डाल देंगे तो ये आ जाएगा वन m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। अच्छा, अब बारी आती है, ये मेरा आ गया टेन थीटा। ठीक है, तो अब बारी आती है बच्चों कि हमारा ये m1 माइनस m2 क्यों आया और यहां पे m2 माइनस m1 क्यों आया। बच्चों देखो, एक बात बताओ, मैं m2 माइनस m1 को m1 माइनस m2 के बराबर तभी लिख सकता हूं ना जब दोनों में मैं मॉड्यूलस लगा दूंगा। मतलब मॉड्यूलस लगा दूंगा तो इससे क्या होगा बच्चों कि वो नेगेटिव आए तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आए तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग इस फॉर्मूले को, कुछ लोग ये भी लिखते हैं, है ना, एक मिनट रुको, कुछ लोग ये भी लिखते हैं ये वाला, और कुछ लोग m1 माइनस m2 भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहां पे आगे से टेन लगा दो बच्चों, टेन। ठीक है, टेन थीटा फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टेन थीटा, हमने लगाया नहीं है वो, टेन थीटा इक्वल टू। चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो टेन थीटा है, दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है थीटा, उसका टेन थीटा जो है, टेंजेंट जो है, उसको बराबर लिख देते हैं मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1। ये एनसीईआरटी से मैच कराने के लिए बच्चों, वैसे तुम m1 माइनस m2 करो या m2 माइनस m1 करो, अंडर रूट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बस ये फॉर्मूला पूरा मॉड्यूलस में होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा है, उल्टा भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा वन प्लस m1 m2। ठीक है, m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1। एक और रीजन देता हूं मैं इसको क्यों लिखा है उसका। अगर बाय चांस मैं इस लाइन को ऐसे लेता कि ये वाला जो एंगल है मेरा थीटा नहीं फाई बनता, एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूज बनता, समझ रहे हो बात। उस केस में क्या होता बच्चों, ये मेरा उल्टा आता, यहां पे मेरा थीटा नहीं फाई होता इधर, तो उसके चक्कर से ये मेरा आ जाता यहां पे थीटा जो है वो बीटा माइनस अल्फा आ जाता, थीटा बीटा माइनस अल्फा आ जाता, तो यहां पे बीटा माइनस अल्फा होता, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन बीटा टेन अल्फा आ जाता, m2 माइनस m1 और वन प्लस m1 m2। तो एड इन जनरल हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि उसको उल्टा ही ले लेते हैं, m2 माइनस m1 जैसा एनसीईआरटी ने किया है। ठीक है, और सीधा भी ले सकते हो, मैं बल्कि इस बात को कोट भी कर देता हूं यहां पे,
बहुत क्लियरली। इस बात को बहुत क्लियरली मार्क भी कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम दोनों फॉर्मूले, एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन, कि जो टेन थीटा होता है वो मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाता है। दिस और दिस दोनों सेम बातें हैं बच्चों, दोनों सेम बातें, कोई फर्क नहीं है इन दोनों फॉर्मूलों में, क्योंकि m1 माइनस m2 का तुम मॉड ले लो तब भी वही आएगा, या m2 माइनस m1 का मॉड्यूलस ले लो तब भी तुम्हारा एक्सप्रेशन वही निकल के निष्कर्ष आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा थीटा आ जाता है इससे। ठीक है, थीटा आ जाता है। कैसे आ जाता है थीटा वो भी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आ जाता है थीटा, वो कोई दिक्कत भरा बात नहीं है। तो फिलहाल आप लोग इस प्रूफ को भी नोट कर सकते हो। यहां पे एक सेकंड दो मुझे बस। ठीक है ना, एक सेकंड दो। अच्छा ये कहां से लिखा मैंने, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 1 स्ट्रेट लाइंस का इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.1 बच्चों यहां पे पूरा होता है। आप लोग वीडियो पॉज करोगे। अच्छा एक बात और मार्क कर देता हूं, कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। रिटन इन एनसीईआरटी ये लिखा है बच्चों, उन लोगों ने वहां पे एक और बात कोट की होगी, तुम लोग एनसीईआरटी कभी पढ़ोगे तो उन लोगों ने एक और बात लिखी है एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में, कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो वो एक्यूट होगा, वो अल्फा सॉरी फाई नेगेटिव है तो वो ऑब्ट्यूज होगा, ऐसा कुछ लिख रखा है। वो नो यूज होता है बच्चों, है ना। डेरिवेशन ये है तुम्हारे सामने, कुछ इस तरीके से डिराइव हो जाती हैं बातें। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग को चैप्टर की शुरुआत समझ में आई होगी, और जल्दी हम लेक्चर नंबर 2 इसका लेके आएंगे, बहुत ही जल्दी। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 9.1 कंप्लीट करेंगे पूरे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन टू 9.2 में आएंगे, ऐसे धीरे धीरे हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं तुम लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है, बहुत ही जल्द लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे। अगर पसंद आई हो बच्चों तो अपने क्लासमेट्स के साथ, क्लास 11th के, ठीक है, क्लास 12th के जिनको कंसेप्ट जानने हैं, ठीक है, उनको ये बच्चों लेक्चर को फॉरवर्ड करो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। क्लास 10th की भी, 11th की भी, 12th की भी, धीरे धीरे हर क्लास की वीडियो को हम लाते रहें। तो बच्चों प्लीज वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, लाइक भी करना, अपने दूर दूर दोस्तों तक, बाहर रहने वाले लोगों तक चैनल को पहुंचाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से, हम लोगों की बड़ी फैमिली से जोड़ो, कि धीरे धीरे बड़ी होती जाए फैमिली। तो बच्चों थैंक यू सो मच, और मेरी साइड से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। ठीक है, मेरी साइड से आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।